हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जून बग। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। इस वक्त मैं हूँ मथुरा रेलवे स्टेशन पे और आज का ये ब्लॉग काफ़ी खास होने वाला है, तो प्लीज़ इस ब्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिए। तो चलिए यहाँ से अब चलते हैं गोवर्धन। और मथुरा रेलवे स्टेशन से गोवर्धन कैसे जाते हैं इस चीज़ के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक ब्लॉग बना रखा है, जिसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। आप उस लिंक पे जाके ये चीज़ें देख सकते हैं कि आप रेलवे स्टेशन से गोवर्धन कैसे पहुँचे। यहाँ गोवर्धन में दो तरह की परिक्रमा होती है, एक छोटी परिक्रमा और दूसरी बड़ी परिक्रमा। तो जो बड़ी परिक्रमा होती है वो 21 किलोमीटर्स की होती है और जो छोटी परिक्रमा होती है वो है 7 किलोमीटर्स की। मेरे लिए भी ये पहला एक्सपीरियंस होगा क्योंकि मैं भी पहली बार छोटी परिक्रमा करने जा रही हूँ। तो परिक्रमा के लिए मैंने सबसे पहले पूजा की सामग्री ले ली है, जिसमें एक दूध का ग्लास है, फूल है, अगरबत्ती है, छोटा सा दीपक है। और ये मुझे 20 रुपये का पड़ा है। आप जिस तरीके से लेंगे उस हिसाब से आपका कॉस्ट पड़ जाएगा, 20 रुपीज़, 50 रुपीज़, 100 रुपीज़ एक्सेट्रा। आप चाहे तो अपना चप्पल इन दुकानों में सेफली रखवा सकते हैं बिना किसी चार्ज के। और आप कृष्ण की नगरी में आए हैं तो राधे राधे नाम लीजिए और राधे राधे का टीका ज़रूर लगवाइए, बहुत अच्छा लगता है। और उसके बाद अपनी परिक्रमा शुरू कीजिए। परिक्रमा की शुरुआत आपको सबसे पहले दान घाटी मंदिर से करनी होगी, जिस मंदिर का दूसरा नाम गिरिराज मंदिर भी है। ये जो मंदिर है वो आपको जो एकता सेवा सदन है या फिर जो बस स्टॉप है गोवर्धन का, वहाँ से 1 किलोमीटर डिस्टेंस पे है। दान घाटी मंदिर में दर्शन करने के बाद आपको निकल जाना है श्री लक्ष्मी नारायण टेम्पल की तरफ, जिस मंदिर में एक मनोकामना वृक्ष है। उस मनोकामना वृक्ष में आपको दूध चढ़ाकर इस छोटी परिक्रमा की शुरुआत करनी है, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण स्टेप माना जाता है। लेकिन जो दूध चढ़ाने का टाइम होता है वो बिल्कुल सुबह सुबह का होता है, क्योंकि वहाँ के जो पंडित जी है वो ऐसा बोलते हैं कि सुबह के बाद जो कृष्ण जी का टाइम होता है वो उनके विश्राम का टाइम होता है। परिक्रमा के दौरान आपको रास्ते में बहुत सारे खूबसूरत छोटे छोटे कुंड और टेम्पल्स जो है वो दिखते रहेंगे, जिससे आपका मन भी लगा रहेगा। और अब मैं जा रही हूँ उद्धव कुंड की तरफ, जो कि लक्ष्मी नारायण टेम्पल से 4 किलोमीटर्स की डिस्टेंस पे है। अगर आप अकेले परिक्रमा कर रहे हैं उसमें भी आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जगह जगह यहाँ पे बोर्ड लगे हुए होते हैं कि आपको आपने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया है और कितना करना है, जाने का रास्ता किधर है, सारी चीज़ें डायरेक्शंस के बोर्ड आपको रास्ते में लगे हुए दिखेंगे। बहुत सारे डिवोटीज जो है यहाँ पे रात को अपनी परिक्रमा की शुरुआत करते हैं, क्योंकि शायद रात को धूप नहीं होती, लेकिन रात को आपको पूरी भीड़ देखने को मिलेगी। मैंने अपनी परिक्रमा जो है वो दोपहर में शुरू की थी और मैं मानसून में गई थी, जिसकी वजह से मुझे ज़्यादा गर्मी फेस नहीं करनी पड़ी, लेकिन बारिश हो रही थी। तो अगर आप दिन में करेंगे तो हो सकता है आपको भीड़ बिल्कुल भी ना मिले, लेकिन गर्मियों के मौसम में आपको अच्छी खासी धूप मिलेगी। जो आप सामने देख रहे हैं ज़मीन पे इस तरह से लेट के भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, ये जो लोग हैं बहुत ही ज़्यादा दिल से और बहुत ही प्योरिटी के साथ रिचुअल्स को फॉलो करते हैं और अपनी परिक्रमा को कंप्लीट करते हैं। मुझे लगता है इनकी परिक्रमा को कंप्लीट करने के लिए कम से कम 1 हफ्ता लगता होगा, वो भी छोटी परिक्रमा के लिए। बहुत सारे लोग ई रिक्शा से भी परिक्रमा करते हैं और बहुत सारे लोग नंगे पाँव पैदल भी परिक्रमा करते हैं। मैंने 4 किलोमीटर्स कवर कर लिया है और सामने मुझे दिख रहा है उद्धव कुंड। तो ये रहा उद्धव कुंड, जिसका पूरा नाम है श्री उद्धव कुंड बिहारी जी टेम्पल। तो चलिए अंदर चलते हैं दर्शन के लिए। इस मंदिर में बिहारी जी की 3 प्रतिमाएं बनाई गई हैं और साथ ही साथ यहाँ पे हमेशा जो कीर्तन है वो चलता रहता है। कुंड की बात करें तो यहाँ का कुंड काफ़ी ज़्यादा साफ सुथरा दिखाई देता है। चारों तरफ हरे भरे पेड़ लगाए गए हैं, काफ़ी ज़्यादा मेंटेन में इसको रखा गया है। यहाँ पे पूजा करना इस कुंड में बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, जिसकी वजह से इसके पानी में कोई भी गंदगी नहीं है, पानी बिल्कुल साफ दिखाई देता है। रास्ते में जगह जगह पे आपको डायरेक्शंस के बोर्ड दिखाई देंगे, जहाँ पे ये लिखा रहेगा कि कौन सा नेक्स्ट टेम्पल आने वाला है और कितने किलोमीटर्स डिस्टेंस पे वो है। तो जिसकी वजह से आपको कोई खास परेशानी नहीं होगी परिक्रमा करते हुए।
आप गोवर्धन में हैं और आपने मोर नहीं देखा, ऐसा इम्पॉसिबल है। आपको यहाँ मोर भी कहीं न कहीं बैठे हुए ज़रूर दिखाई देगा, जैसे कि मुझे इस गौशाला में दिखाई दिया। यहाँ पे ये मोर काफ़ी टाइम से बैठा हुआ था और बहुत अच्छा लग रहा था मोर और गाय दोनों को एक साथ देखकर। गौशाला से आगे चलते-चलते हमें एक टेम्पल दिखा, जिस टेम्पल का नाम था राधा कुंड टेम्पल। ये राधा कुंड नहीं था, बट ये राधा कुंड नाम का एक टेम्पल था, जो कि रास्ते में हमें चलते-चलते दिखा था। टेम्पल काफ़ी बड़ा था, अंदर काफ़ी तरीके के पेड़, बड़े-बड़े पेड़ लगाए गए थे, जिसकी वजह से जो टेम्पल है वो बहुत ही ब्यूटीफुली अच्छे से मेंटेन किया गया था। इस मंदिर में काफ़ी शांति थी, भीड़ बिल्कुल भी नहीं। कुछ लोग जो रास्ते में परिक्रमा करते थे, बस वो ही यहाँ पे दर्शन करके आगे चले जाते थे। और इस मंदिर का जो स्ट्रक्चर है, कुछ समवेयर जो साउथ के टेम्पल्स होते हैं, कुछ उन्हीं तरीके का था। तो मंदिर जो है वो काफ़ी अच्छा था। अगर आपको रास्ते में दिखे तो आप ज़रूर जाइए इस टेम्पल में। उद्धव कुंड के बाद अब मैं पहुंच चुकी हूँ राधा कुंड, जो कि उद्धव कुंड से 2 किलोमीटर्स डिस्टेंस पे है। और उसकी जो गलियां हैं वो कुछ आपको ऐसी दिखेंगी, जहाँ पे आपको बहुत सारे वृद्ध दिखेंगे सफ़ेद कपड़ों में। अगर आपको पूजा की सामग्री लेनी है, फूल वगैरह, तो आप राधा कुंड के बाहर से ले सकते हैं। आपको 10 से 20 रुपए में आपको मिल जाएँगे। जब भी आप पूजा करने के लिए आएँ राधा कुंड में, तो एक चीज़ का खास ध्यान रखें, यहाँ पे किसी भी फ्रॉड के चक्कर में ना पड़ें। यहाँ पे बहुत सारे पंडित के रूप में आपको फ्रॉड मिलेंगे। जब आप पूजा कर रहे होंगे तो बीच में आपकी पूजा में वो घुस जाएँगे और आपको बताएँगे कि आप गलत तरीके से पूजा कर रहे हैं, और वो बीच में घुस के आपको गलत-सलत खुद अपने तरीके से पूजा करवाने लगेंगे। उनका बस मेन इतना ही पर्पस होता है, वो आपसे पैसे लेना चाहते हैं। उनको मंत्र के नाम पे, पूजा के नाम पे कुछ नहीं आता, तो उनके चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़े। आपको जैसे भी आता है, आप बस अपनी श्रद्धा से वैसे ही पूजा को कंप्लीट करें। राधा कुंड के ठीक अपोजिट आपको श्याम कुंड भी मिल जाएगा, जो कि बिल्कुल खाली और शांत रहता है, काफ़ी क्लीन रहता है। यहाँ पे लोग पूजा नहीं करते। यहाँ पे बस छोटे-छोटे बच्चे जो यहाँ के लोकल होते हैं, वो खेलने कूदने आते हैं या फिर स्नान करने आते हैं, तैरने के लिए आते हैं। तो आप अगर राधा कुंड तक आए हैं तो श्याम कुंड में भी ज़रूर जाइए। ये हमारा छोटा-सा क्यूट सा गाइड हमें मिला था श्याम कुंड के पास, जिसने श्याम कुंड के बारे में हमें काफ़ी चीज़ें बताई उसने, जो कि खुद ही बंदर से बहुत ज़्यादा डर रहा था और हमें बोल रहा था कि चलो चलो मैं आपको उस तरफ ले चलता हूँ, बंदर आपको कुछ नहीं करेगा। और इसकी खुद ही फट गई थी, क्योंकि इसने बोला था इसको शायद एक बार बंदर ने काट लिया था। बट जो भी था, ये लिटिल गाइड बहुत ही ज़्यादा क्यूट था। हमने बहुत सारी बातें करी इससे, बहुत सारी मस्ती करी इसके साथ। हमने अपनी परिक्रमा काफ़ी लेट शुरू करी थी। ऑलमोस्ट हमने 3:30 पौने 4 बजे अपनी परिक्रमा स्टार्ट करी थी, और अभी शाम के कुछ 7 बज रहे हैं। हमें ऑलमोस्ट काफ़ी टाइम हो चुका है और अब हम जा रहे हैं कुसुम सरोवर की तरफ, जो कि राधा कुंड से 2 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे है। तो गाइज़, ये रहा कुसुम सरोवर। यहाँ पे हम फाइनली पहुँच चुके हैं, और कुसुम सरोवर जो है वो गोवर्धन का सबसे मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन है। काफ़ी ज़्यादा सुंदर है ये अंदर से। कहा जाता है कि यहाँ पे कृष्ण जी और राधा जी छिप-छिप कर मिला करते थे। शाम होते ही यहाँ की लाइट्स ऑन हो जाती है, और लाइट्स ऑन होने के बाद ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। कुसुम सरोवर में बहुत सारे वीडियो शूट होते रहते हैं, प्री वेडिंग शूट होती है, फ़ोटोग्राफ़ी होती है। यहाँ पे बहुत सारे फ़ोटोग्राफ़र्स आते हैं, वीडियोग्राफ़र्स आते हैं, जिनकी वेडिंग शूट होने वाली होती है वो लोग आते हैं, और बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स भी आते हैं, जो कि यहाँ से अपने बहुत ही अच्छे-अच्छे कंटेंट क्रिएट करते हैं। शाम हो चुकी है, इसलिए यहाँ पे लाइट्स भी ऑन हो गई है, बट अगर आप पास से जाएँगे तो ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखेगा। मैं थोड़ा दूर से इसको ले रही हूँ अभी, और पास में आप देख लो अंधेरा हो चुका है, लाइट भी चारों तरफ जल चुकी है, तो आप देख लो कितना ज़्यादा सुंदर व्यू है कुसुम सरोवर का। यही वजह है कि यहाँ पे दूर-दूर से लोग सिर्फ घूमने के लिए भी आते हैं, फ़ोटोग्राफ़ीज़ होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पे।
कुसुम सरोवर इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा था अंधेरा होने के बाद कि यहाँ से जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। मैं यहाँ पे जब उजाला था उस वक्त ही आई थी और अंधेरा होने की काफ़ी देर तक भी मैं यहाँ पे थी, क्योंकि यहाँ से जाने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था। मन कर रहा था रात भर यहीं बैठूं। काफ़ी सुंदर जगह है, अगर आप परिक्रमा करते हैं तब तो आपको आना ही है, बट अगर आप नहीं भी करते हैं तब भी इसको देखने ज़रूर आ सकते हैं। काफ़ी अच्छी जगह है ये। तो अब ऑलमोस्ट रात हो चुकी है और हम जा रहे हैं मानसी गंगा टेम्पल की तरफ। और जी ये जो है लास्ट स्टेप है परिक्रमा का, ये आखिरी टेम्पल है जो हमें दर्शन के लिए विजिट करना है। और हमें कम से कम 5.5 घंटे हो चुके हैं, रात के 9:30 बज चुके हैं। मानसी गंगा कुंड एक इम्पॉर्टेंट पिलग्रिमेज रूट है। कहा जाता है कि इसका जो पानी है वो गंगा रिवर के पानी से भी ज़्यादा प्योर है। इस मंदिर में स्नान करना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, इसीलिए यहाँ पे महिलाओं के लिए और पुरुष के लिए दोनों के लिए अलग अलग स्थान बनाए हुए हैं ताकि वो वहाँ जाकर स्नान ज़रूर करें। मंदिर अंदर से काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ही अच्छे तरीके से इसको डेकोरेट किया गया है। जैसा कि आप देख सकते हो हर तरीके से हर जगह पे यहाँ पे फूल लगाए गए हैं। मंदिर में चारों तरफ डेकोरेशन है और यहाँ रात भर भीड़ होती है। इस पूरे गोवर्धन में हर मंदिर में मुझे एक बात बहुत ही ज़्यादा खटक रही थी। यहाँ पे जितने भी पंडित हैं वो सारे बहुत ही ज़्यादा लालची हैं। मंदिर में आप प्रसाद चढ़ाने जाएंगे या टीका लगवाने जाएंगे या आपको वो खुद अपनी मर्जी से कलावा बांधेंगे, उसके बदले में उनको पैसे चाहिए होंगे। और इसी तरीके से ये पूरे हिंदू कल्चर को ब्लैक मार्क कर रहे हैं। इस मंदिर में नहाने की बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मान्यता है। कहा जाता है कि गंगा नदी में अगर आप नहाते हैं तो वहाँ आप सिर्फ अपने पापों से मुक्त हो जाते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ मानसी गंगा के पानी से नहाते हैं तो ना तो केवल आप सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं, बल्कि आपको कृष्णा डिवोटी का सबसे ऊंचा स्थान भी प्राप्त होगा। वैसे तो परिक्रमा का ये आखिरी टेम्पल है, लेकिन फिर भी आपने जहाँ से शुरुआत करी है आपको उस मंदिर में वापस एंड करने के लिए ज़रूर जाना होगा। इसीलिए लास्ट में मैं अगेन दान घाटी मंदिर ज़रूर जाऊंगी परिक्रमा फिनिश करने के लिए। ये मानसी गंगा टेम्पल का बाहर का व्यू है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मानसी गंगा लेक है, घाट है, वो चारों तरफ मंदिर से घिरा हुआ है और बीच में ये मंदिर है। यहाँ पे रात भर मंदिर में लाइट्स भी जलती रहती है, जिसकी वजह से मंदिर और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। नहाने के लिए यहाँ पे जगह बनाई गई है, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, तो यहाँ पे आए तो ज़रूर नहाएं। हमारा दर्शन यहाँ पे भी हो चुका है और लास्ट में हम अब जाएंगे दान घाटी मंदिर अगेन। और परिक्रमा हमने स्टार्ट करी थी लगभग 3:30 बजे और अभी रात के बज रहे हैं 10, तो वही तकरीबन हमें 6:30 से 7 घंटे लगे, जबकि हम कुसुम सरोवर में काफ़ी देर रुक गए थे क्योंकि वो जगह इतनी सुंदर थी। आपको परिक्रमा फिनिश करने के लिए अगेन दान घाटी मंदिर ज़रूर आना है, क्योंकि जो आपका स्टार्ट पॉइंट होता है और जो आपका एंड पॉइंट होता है वो हमेशा सेम होना चाहिए। सो फाइनली हम दान घाटी मंदिर में हैं अभी और यहाँ भी हमने दर्शन कर लिया है, तो हमारी परिक्रमा जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो गई है। ये ब्लॉग आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइए। इस परिक्रमा में 2 पर्सन के हिसाब से गोवर्धन में रहने, खाने और परिक्रमा करने का जो खर्चा आएगा वो मैंने स्क्रीन पे कैलकुलेट करके दिखा दिया है। ये तभी एप्लीकेबल है जब आप आश्रम में रहते हैं, एकता सेवा सदन में। अगर आप किसी होटल में रहते हैं तो आपका जो अमाउंट है, जो एक्सपेंस है, वो इंक्रीज़ हो सकता है, वो वेरिएबल होगा। तो आज का ये ब्लॉग यहीं पे होता है एंड। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताएं कमेंट में। अगर आप छोटी परिक्रमा कर चुके हैं तो अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हैं। सो गाइज, लेट्स मीट इन नेक्स्ट ब्लॉग एंड टिल देन डू सब्सक्राइब माई चैनल, बी हैप्पी, स्टे सेफ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय।